हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रैपिड नॉलेज में। आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और आज ये आपके होने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, एक। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसका आवर्धन कितना होता है, तो एक होता है। ठीक है, कितना होता है, एक। अब एक क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन हम आपको बताते हैं। देखिए जब हमने आपको आवर्धन पढ़ाया था, बताया था कि आवर्धन m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, यानी कि m इक्वल टू आई अपान ओ होता है। आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है और ओ क्या है, वस्तु की लंबाई है। और जब हमने आपको समतल दर्पण पढ़ाया था तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अगर मान लिया आपके पास वस्तु 5 मीटर लंबा है तो प्रतिबिंब भी कितना होगा, 5 मीटर लंबा होगा। यानी कि अगर आप आवर्धन निकालने जाएँ तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, और वस्तु की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। तो 5 से 5 कट जाएगा तो इसका आंसर कितने आएगा, एक आएगा। तो यानी कि आवर्धन इसका कितना होता है, एक होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसका आवर्धन कितना होगा, एक होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, या सभी के लिए। तो हमने आपको परावर्तन में ये तो कभी पढ़ाया नहीं था कि परावर्तन केवल अवतल दर्पण के लिए होता है कि उत्तल दर्पण के लिए होता है। परावर्तन क्या बताया था कि परावर्तन में जब भी कोई प्रकाश किरण किसी भी चिकनी सतह से टकराएगा तो उसके बाद उसका क्या होता है, परावर्तन हो जाता था। तो वहाँ पर आपके लिए वो अवतल दर्पण के लिए भी सही है, उत्तल दर्पण के लिए भी सही है और समतल दर्पण के लिए सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। यानी कि इन सभी दर्पणों के लिए प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है वो फॉलो करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध बताइए। तो हमने आपको दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध हमने आपको क्या बताया कि जो वक्रता त्रिज्या होती है यानी r, वो फोकस दूरी यानी कि f का क्या होती है, दुगने के बराबर होती है। यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी के बराबर होता है। या हमने आपको इसको एक और तरीके से दिखाया था कि जो f यानी कि फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या यानी कि r की क्या होती है, आधी होती है। यानी f इक्वल टू r/2 होता है। तो आप चारों ऑप्शन में से देख लीजिए कौन सा यहाँ पे f बराबर r नहीं होता है। ठीक है, f इक्वल टू 1/r नहीं होता है। अब देखिए 2f इक्वल टू r यानी फोकस दूरी का दुगना r के बराबर है। यानी देखिए r बराबर 2f, यानी कि ये दोनों मैच कर जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो f इक्वल टू 2r, तो कई बच्चे इसको भी आंसर में टिक लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, इसका मतलब क्या है, वक्रता त्रिज्या का दुगना फोकस दूरी के बराबर होता है, जो कि गलत है। जो कि क्या है, गलत है। फोकस दूरी का दुगना करेंगे तब वो वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया है कि एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने आपको बताया था कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और उसको किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, आर से। यानी आर का मान आपके पास कितना दिया है, 20 दिया है। आर का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे बोला है कि दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपसे f का मान पूछा है कि f इक्वल टू कितना होगा, हमको ये बताना है। तो इन दोनों के बीच हमने आपको अभी एक रिलेशन पढ़ाया कि f इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है, r/2 होता है। ठीक है, देखिए r की वैल्यू क्या दी हुई है, 20 दी हुई है। और 20 अब बट्टे में आप लिखेंगे 2, तो 20 को जब आप 2 से काटेंगे तो कितना बार आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी फोकस दूरी का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियाँ -25 सेंटीमीटर। यानी एक कोई गोलीय दर्पण है उसका भी फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है, और एक कोई गोलीय लेंस है उसका भी फोकस दूरी क्या है, -25 सेंटीमीटर है। तो संभवतः वह दर्पण और लेंस कौन सा होगा, तो ऐसा कौन सा दर्पण या लेंस है जिसके लिए फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर हो सकता है। तो देखिए फोकस दूरी निगेटिव है, तो किस दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव होता है, अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण। तो आप बोलेंगे कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। और उत्तल में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी अवतल दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव होता है। उसी प्रकार आप देखेंगे लेंस में, तो हमने आपको बताया था कि उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, धनात्मक होता है। और अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी कि अवतल लेंस में भी फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो वो दर्पण जो होगा देखिए -25 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसके लिए पॉसिबल है, अवतल दर्पण के लिए और अवतल लेंस के लिए। तो देखिए अब ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया है कि दर्पण उत्तल और लेंस अवतल।
तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत, यानी दोनों अवतल होने चाहिए। देखिए यहाँ दिया कि दर्पण अवतल होना चाहिए और लेंस उत्तल, ये भी क्या हो गया गलत, यानी कि दोनों ऑप्शन पहले दूसरे गलत हो गए। तीसरा दिया कि दोनों उत्तल भी गलत है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, दोनों अवतल, यानी कि दोनों दर्पण, एक पहला जो दर्पण होगा वो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा और लेंस क्या होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी अवतल दर्पण, ठीक है क्या दिया है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। अब आपको बताना चाहिए, चार ऑप्शन दिया, मुख्य फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस एवं ध्रुव के मध्य, अनंत पर। ठीक है, तो अब देखिए हमने आज आपको प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ाए थे, तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, मान लीजिए आपके पास ये दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका मुख्य फोकस हो गया और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र हो गया। तो जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरता है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो वही चीज़ तो यहाँ पर लिखा गया है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण आ रहा है दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाता है। देखिए अपने ही मार्ग से वापस लौट गया, तो अब मुख्य अक्ष की परिच्छेदन करने मतलब कि मुख्य अक्ष के किस पॉइंट से वो गुजरता है, तो किस पॉइंट से गुजरता है, वक्रता केंद्र से। कहाँ से, वक्रता केंद्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या चूंकि एक दूरी है, तो दूरी की जो भी मात्रक होंगे वही क्या होंगे, वक्रता त्रिज्या के भी मात्रक होंगे। देखिए दूरी को हम लोग मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, यानी कि ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी का जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ये सभी क्या हो सकते हैं, इसके मात्रक हो सकते हैं। अब देखिए अब आ जाएंगे हम, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये भी पूछ सकता था, वक्रता त्रिज्या की जगह अगर मान लीजिए आपसे पास फोकस दूरी बोल दे, ठीक है, तो भी आप क्या करेंगे, ये सभी ऑप्शन की फोकस दूरी भी क्या एक प्रकार की दूरी, यानी कि अगर दूरी कैसी भी दूरी दी गई हो तो उस सबके ये सभी क्या हो सकते हैं, मात्रक हो सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, किसी वस्तु का आवर्धित, आवर्धित का मतलब कि बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु का कैसा, बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है, और कैसा, काल्पनिक, कहीं काल्पनिक का मतलब आभासी। ठीक है, तो ऐसे कौन सा दर्पण है, देखिए इसमें दिया उत्तल लेंस के द्वारा बन सकता है, अवतल दर्पण के द्वारा बन सकता है, या अवतल, यहाँ पे उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो हमको ये बताना है। ठीक है, देखिए बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल लेंस में आप बना सकते हैं, तब बोलेंगे हाँ उत्तल लेंस में हम लोग ये बना सकते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस में जो प्रकाशिक केंद्र हो गया और प्रथम फोकस हो गया, इसके बीच अगर हम लोग कोई वस्तु रखते हैं और उसका प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आप बोलेंगे कि वो प्रतिबिंब आभासी बनता है और बड़ा बनता है, यानी कि उत्तल लेंस में तो ये पॉसिबल है। अब देखिए उसके वजह से उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में हमने आपको बताया था प्रतिबिंब बनाना, तो उसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। आज चूंकि यहाँ पे क्या बोला, आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बोला, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, अवतल दर्पण द्वारा। तो हमने जब आपको अवतल दर्पण पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था कि जो दर्पण का ध्रुव होता है और फोकस होता है, अगर इसके बीच में कोई वस्तु रखेंगे तो इस वस्तु का यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब बनता था। ठीक है, क्या बनता था, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा भी हम लोग क्या बना सकते हैं, ऐसा प्रतिबिंब बना सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी दोनों सत्य हैं। ठीक है, ए और सी दोनों सत्य हैं। अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाना है, सीधा प्रतिबिंब बनाना है, और कैसा, बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। कैसा बनाना है, सीधा हो गया, बड़ा हो गया, और क्या होना चाहिए, ये अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना है और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, तो उसे रखना होगा। तो एक ही कंडीशन ऐसा अवतल दर्पण में केवल हमने आपको एक ही ऐसा कंडीशन बताया था जिसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, सीधा बन रहा था। वो प्रतिबिंब कैसा, वो कंडीशन कौन सा था कि जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखें, ध्रुव और फोकस के बीच में रखें। ध्रुव और फोकस के बीच में जब भी हम लोग वस्तु को रखते थे तभी इसका प्रतिबिंब कैसा बनता था, सीधा और बड़ा बनता था। ठीक है, और काल्पनिक भी बनता था। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से पूछा है और दूसरा कैसे पूछा है, अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए कौन सा सही हो रहने वाला, पहला ऑप्शन देखेंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कहाँ रखना है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, तब जाके वस्तु को हमारे पास इसका प्रतिबिंब बड़ा मिलेगा और सीधा मिलेगा। देखिए दूसरा ऑप्शन दिया दर्पण के फोकस बिंदु पर, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तीसरा दिया गया है कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच, तो वक्रता केंद्र इधर आता है और फोकस यानी कि यहाँ पर रखने के लिए बोला है, क्योंकि ये भी क्या है, गलत है। अब चौथा दिया गया है कि दर्पण के ध्रुव यानी कि पी और उसके फोकस के बीच, यानी उसके फोकस के बीच रखेंगे तब, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी यहाँ पे बस अवतल दर्पण में आपको सीधा प्रतिबिंब दिख जाता है, इतने से ही आपको समझ जाना चाहिए केवल एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन कौन सा है, ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तभी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, हमने आपको जितने भी प्रतिबिंब बनाना सिखाया है आप उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उससे पेपर में एकदम कन्फर्म है कि क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, तो हमने आपको जितना 6 कंडीशन आपको अवतल दर्पण के लिए पढ़ाया है और 2 कंडीशन उत्तल दर्पण के लिए, उन दोनों को आप क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे। और उसी प्रकार हमने जो आपको लेंसों में पढ़ाया कि उत्तल लेंस में 6 कंडीशन और अवतल लेंस में 2 कंडीशन, उसको भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन एकदम कन्फर्म है कि आपके पेपर में पूछेगा। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर का मान कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, और हमको एफ का मान पूछा गया है। एफ का मान क्या हो गया, पूछा गया है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है आर अपॉन में 2 होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण इसने बोल दिया, यहाँ पे क्या बोल दिया इसने, दर्पण कैसा बोल दिया, अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण के लिए जैसे आप अवतल दर्पण ये लेंगे, ठीक है, अवतल दर्पण ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये आपका क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, वक्रता केंद्र यानी कि सी हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर कहते हैं। अब देखिए ये जो वक्रता त्रिज्या है ये दर्पण के ध्रुव के किधर है, लेफ्ट साइड में है, यानी कि इसका वैल्यू जो भी हम लोग आर का लेंगे वो कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, निगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम लोग वैल्यू कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। और यही सी इधर ना होकर इस साइड होता है, ठीक है, इस साइड होता है, तो ये ध्रुव के राइट साइड में, तो इधर हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन इसने बोला अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र किधर होता है, लेफ्ट में होता है, यानी कि आर का मान हम लोग कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। आर का मान क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। देखिए आर का मान आप क्या लेंगे, -20 लेंगे, 20 ना लेके आप क्या लेंगे, -20, क्योंकि अवतल दर्पण की बात हो रही है। तो -20 बट्टे में आप 2 करेंगे तो इसको काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -10, यानी कि फोकस दूरी कितना आ जाएगी, -10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि एक प्रकाश किरण, ठीक है, क्या दिया गया है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, ठीक है, हम इसको आपको डायग्राम से समझाते हैं। ये आपके पास एक अवतल दर्पण हो गया, क्या हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका वक्र दर्पण का ध्रुव हो गया, ये आपका मुख्य फोकस हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, वक्रता केंद्र यानी कि सी हो गया। अब देखिए इसने क्या बोला है कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होता है। तो आपने वक्रता केंद्र से एक प्रकाश किरण को भेजा, ठीक है, और ये दर्पण के पृष्ठ पर क्या हुआ, आपतित हुआ, तो इसका जब परावर्तन होगा तो ये वापस अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगा। तो इसने बोला कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अब देखिए परावर्तन कोण का मान यहाँ पे क्या हुआ, परावर्तन कोण किसके बीच बनता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच की ही तो एंगल को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आप देख रहे हैं कि जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस चला गया, यानी ये कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, ये क्या कर रहा है, कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, यानी कि ये कितने डिग्री पर जाएगा, तो 0 डिग्री पर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। देखिए अवतल दर्पण में यहाँ पे क्या बोला गया, अवतल दर्पण में क्या बोला, वस्तु की आकार के बराबर, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बने। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा बने, उल्टा बने, प्रतिबिंब कैसा बने, उल्टा बने। ठीक है, और कैसा बने, वास्तविक बने, क्या बने, वास्तविक बने, तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो हमने जब आपको अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताया था तो उसमें केवल एक ही कंडीशन ऐसा मिला था जिसमें प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो। वो कंडीशन कौन था जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखे, वक्रता केंद्र यानी कि सी के ऊपर, कहाँ रखे, सी यानी कि वक्रता केंद्र पर रखें। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया फोकस पर, जो गलत हो जाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया वक्रता केंद्र पर, यानी कि ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने कल आपको 1 शॉट वीडियो में जितना पढ़ाया उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए आप कल वाली वीडियो को भी एकदम ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अब वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज की वीडियो आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, कल हमने आपको जो भी पढ़ाया उस पर क्वेश्चन के हम क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन पिछले साल पेपर में पूछे गए हैं, और ये सारे क्वेश्चन हमने आपको जो कल की वीडियो पढ़ाई है उसके कॉन्टेंट से मैच कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कल की वीडियो को ध्यान से पढ़ा तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप खुद से भी दे सकते हैं। ठीक है,
अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, देखिए यहाँ पे क्या बोला, फोकस दूरी कितना दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि एफ का मान कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे बोला अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसा होता है, तो निगेटिव बताते हैं, एफ का मान कैसे लेंगे -10 सेंटीमीटर लेंगे। बोला गया है इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है ना, तो यानी कि वस्तु की दूरी दी गई है, क्या दी गई, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। तो यू का मान भी कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने आपको जब भी बताया था कि जब भी हम यू का मान लेंगे कितना लेंगे, उसको निगेटिव में ही लेंगे, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बता, दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस पर बनेगा, दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। तो देखिए, तो प्रतिबिंब हमको पूछ रहे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमको फोकस दूरी तो मालूम है और हमें पास क्या मालूम है, वस्तु की दूरी मालूम है, लेकिन हमको प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी नहीं मालूम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भी का मान निकालेंगे। तो देखिए, हमने आपको दर्पण का सूत्र पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, दर्पण का सूत्र, उसमें हमने आपको बताया कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u के बराबर होता है। अब देखिए 1 में f का मान कितना है हमारे पास, तो f का मान है -10, ठीक है, क्या है -10, इसको रख लेंगे। उसके बाद से देखिए हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई तो हमको निकालना है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, और वस्तु की लंबाई कितनी दी गई -20, यानी ये प्लस माइनस मिलकर जाएगा माइनस, और 1/, में क्या हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतर, तो हो जाएगा -1/10, और ये हो जाएगा +1/20, ये क्या हो जाएगा 1/20, ये क्या होगा 10 था, और बराबर में हो जाएगा 1/v हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो -10 है, इसको आप क्या करेंगे 20 बनाने के लिए ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो हो जाएगा -20, और ऊपर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी। अब देखिए इसको जोड़ना आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको जोड़ना आसान हो जाएगा, ऊपर क्या दिया 20 दिया गया और नीचे क्या दिया गया 20 दिया गया है, यानी -2 और +1, ये मिले क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1, और बट्टे में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/v, यानी v का मान यहाँ से निकालेंगे आप, तो v का मान कितना आ जाएगा -20, v का मान कितना आया -20। तो देखेंगे यहाँ पे जो प्रतिबिंब की दूरी आई कितनी आई -20 सेंटीमीटर आई, और वस्तु की दूरी भी कितनी थी -20 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, यानी और देखिए दोनों एक ही दिशा में, क्योंकि ये -20 सेंटीमीटर और ये भी क्या है -20 सेंटीमीटर आया, यानी कि जहाँ पर वस्तु रखी गई है वहीं पर प्रतिबिंब भी रखा गया है, जहाँ पर वस्तु रखी गई है वहीं पर प्रतिबिंब भी बना है। तो ऐसा केवल एक ही कंडीशन था अवतल दर्पण में, और वो कंडीशन कौन सा था, जब हम वस्तु को कहाँ रखें, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर हम जो रखेंगे तब जाके हमें इस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। देखिए तो अवतल दर्पण, देखिए हमने आपको जितना भी डायग्राम पढ़ा होगा उसको ध्यान से पढ़िए, सारे क्वेश्चन का जवाब खुद से दे सकते हैं। प्रतिबिंब कैसे चाहिए, वास्तविक चाहिए, और कैसे चाहिए, उल्टा चाहिए, और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में ऐसा कंडीशन कब आता है, जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पर रखें, कहाँ रखें, अनंत पर, तब जाके इस प्रकार का हमको फिगर प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, ये किसी दर्पण के सामने, ठीक है, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा, तो कौन सा कंडीशन होगा, देखिए कौन सा दर्पण होगा हमको ये बताना है, उत्तल दर्पण होगा कि समतल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा, ठीक है। देखिए इसने बोला है किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, और कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और आकार में छोटा बन रहा है। तो ऐसा कंडीशन क्या है, आकार में छोटा, देखिए उत्तल में तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, ये भी वैसे ही गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि अवतल दर्पण में ही हमारे पास क्या प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और छोटा भी बन सकता है, ठीक है। अब आ जाता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। देखिए आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला, अब देखिए उत्तल दर्पण में आप देखेंगे, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो छोटा बनता है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए समतल दर्पण में देखेंगे, तो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा या छोटा नहीं बनता, उसके बराबर बनता है, यानी पहला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे अवतल दर्पण की तरफ। देखिए अवतल दर्पण में आप जब देखेंगे तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, और ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब भी बन सकता है। वो कंडीशन कौन सा होता है, फोकस और ध्रुव के बीच में जो हम लोग वस्तु को रखेंगे तभी जाके इस प्रकार का हमारे पास प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है कि अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला अब दर्पण कौन सा ले लिया, उत्तल दर्पण ले लिया। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ रख रहा है, अनंत और ध्रुव के बीच। तो हमने आपको ये कंडीशन लिखवाया था, उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन पढ़ाया था, उसमें से दूसरा कंडीशन ही तो बोल रहा है अनंत और ध्रुव के बीच। आप वस्तु को कहीं भी रख लें, वस्तु को कहीं भी रख लें, उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, एफ और पी के बीच में बनेगा, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है। और कैसा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। और कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो ये देखिए हमारे पास पूछा प्रतिबिंब की किस प्रकृति का होगा। तो ये पहला ऑप्शन दिया गया है कि दर्पण के पीछे बनेगा, ये बात तो सही है। पी एवं एफ के बीच बनेगा, ये भी बात सही है। आभासी एवं सीधा बनेगा, यानी कि ये भी चीज़ क्या है, सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही, यानी ई ऑप्शन ही क्या क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बाकी के ऑप्शन में लोग देख लेते क्या दिया गया है। ये मतलब दर्पण के पीछे पी एवं एफ के बीच आभासी एवं उल्टा। देखिए उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है, कैसा बनता है, सीधा बनता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखेंगे दर्पण के सामने वास्तविक तो बनेगा नहीं, आभासी बनता, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए फिर बोला दर्पण के सामने आभासी, ठीक है, सामने भी नहीं होगा क्योंकि पीछे बनता है। अब आभासी बनता है, ये बात तो सही है। सीधा बनता है, ये भी चीज़ सही है, लेकिन ये दर्पण के सामने बोला, ये क्या है, गलत है। और यहाँ बोला कि यहाँ एफ फोकस है, ठीक है, एफ क्या फोकस, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, बोला है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या दी गई, 32 सेंटीमीटर, यानी कि आर का मान हमारे पास क्या दिया गया है, 32 सेंटीमीटर दिया गया है। और दर्पण कौन सा बोला गया है, उत्तल बोला है। और उत्तल में जो वक्रता त्रिज्या होती है, देखिए ये आपके पास क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, 1 मिनट, ठीक है, ये आपके पास उत्तल दर्पण हो गया। और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, राइट साइड में होती है, ध्रुव के राइट साइड में इसकी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, राइट साइड में क्या होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या होती है, यानी इसका मान कैसा लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे, यानी इसका मान क्या लेंगे, पॉजिटिव। और आपसे क्या पूछा है, वक्रता फोकस दूरी का मान आपसे पूछा है, एफ का मान पूछा गया है। तो हमने आपको पढ़ाया कि एफ इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है। और आर की वैल्यू क्या दी गई है, 32 दी गई है। और बट्टे में क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। तो 2 से जब 32 को हम लोग काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ठीक है, इसे हम क्या दिया गया है कि उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। तो ये देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, गलत। उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। कहाँ बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन देखेंगे, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ये भी गलत हो जाएगा। ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा देख सकते हैं, इसने बोला कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। कहीं नहीं बनता, वो कहाँ बनेगा, हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। प्रतिबिंब कैसा सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए इसने बोला है किस दर्पण से, देखिए इसने पूछा दर्पण वह कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें आप कितनी भी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा कौन सा बनाता है, आप बोलेंगे केवल समतल। तो समतल में तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें बोला केवल समतल। तो अब देखते हैं आगे के ऑप्शन क्या दिए गए हैं। यहाँ बोला केवल अवतल, तो अवतल देखिए हर कंडीशन में इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, केवल एक कंडीशन को छोड़ के। तो इसमें अवतल और उत्तल दोनों बनता है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसमें बोला केवल उत्तल, क्या बोला केवल उत्तल, तो केवल उत्तल नहीं, उत्तल में भी हर कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, लेकिन केवल उत्तल में तो बनता नहीं है, यानी कि समतल में भी बनता है और उत्तल में बनता है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया, समतल तथा उत्तल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि समतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, ठीक है 20, ठीक है उत्तल दर्पण, यहाँ पे उत्तल दर्पण बोल दिया। अब उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसा होता है, तो धनात्मक होता है, यानी एफ का मान यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, तो एफ का मान आपके पास दिया गया है 20 सेंटीमीटर, क्या दिया गया 20 सेंटीमीटर। और ये भी कैसा दिया है, तो पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए हमारे पास आ जाएगा, फिर बोला है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु की दूरी, यानी यू का मान कितना दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे बोला 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी वस्तु की भी दूरी कितनी दे दी गई है, तो 20 सेंटीमीटर। तो देखिए वस्तु की दूरी हमेशा हम कैसे लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो बोला है तो
वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमको ये बताना है। तो सर उसके लिए हमको v का मान निकालना पड़ेगा, तो v का मान हम निकालेंगे, फिर दर्पण का सूत्र लगाएंगे, वो क्या होता है 1/f। तो 1/f का मान कितना दिया गया आपके पास, ठीक है। चलिए यहाँ से लगाते हैं 1/f, f का मान कितना है आपके पास 20 सेंटीमीटर, तो हमने रख लिया, इक्वल टू 1/v होता है, तो 1/v को हम ऐसे रखते हैं क्योंकि v का मान तो हमको निकालना है, और प्लस u का मान, तो u का मान कितना होता है, तो 1/-20 सेंटीमीटर, तो -20 इस प्लस को माइनस कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए -20 को जब इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा, यानी कि 1/20 प्लस 1/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा। अब देखिए 1/20 यानी कि क्या हो जाएगा 2/20, क्या हो जाएगा 2/20 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। अब देखिए 2 से ये 20 कितने में कट जाएगा 10 में, यानी कि 1/10 आ गया, यानी यहाँ से आप v का जब मान निकालेंगे तो v का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, v का मान क्या आ जाएगा +10 आ रहा है, v का मान कैसा आया +10 सेंटीमीटर, यानी v का मान पॉजिटिव आया। v का मान पॉजिटिव आने का मतलब ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव के क्या बनेगा राइट साइड में बनेगा, ध्रुव के क्या बनेगा राइट साइड में बनेगा। तो आपको मालूम है उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है तो धनात्मक बनता है। तो देखिए यहाँ पे बोला है और कितनी दूरी पर बनेगा तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या कह दिया है 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, यानी पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसने बोला 0 सेंटीमीटर की दूरी पर गलत, अनंत पर गलत, उपरोक्त में से कोई नहीं ये भी गलत, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, एक उत्तल दर्पण द्वारा क्या बोला गया है, एक उत्तल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। तो आवर्धन क्या होता है उत्तल दर्पण के लिए, देखिए समतल दर्पण तो हमने समतल दर्पण के लिए हमने आवर्धन आपको कितना बताया था 1 बताया था, उसको याद रखिएगा। उसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए भी आवर्धन क्या होता है, चलिए हम इसको भी बताते हैं, आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए m का जो मान होता है वो क्या होता है I/में क्या होता है वो O होता है, क्या होता है I/में O होता है। अब देखिए उत्तल दर्पण के बारे में जब हमने आपको पढ़ाया तो बताया था कि इसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है वस्तु से छोटा बनता है। अगर मान लीजिए आपके पास प्रतिबिंब क्या है 5, वस्तु की लंबाई क्या दे दी गई 5 दे दी गई है, तो जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा 5 से छोटा, अब 5 से छोटा आप कुछ भी ले सकते हैं। 5 से छोटा क्या लेंगे, मान लीजिए हमने 4 ले लिया, हमने माना कि 4 सेंटीमीटर लंबा आपके पास क्या बनेगा वस्तु बनेगा या प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो बोला इसका आवर्धन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे I और O का मान हम लोग पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, तो देखिए वस्तु को तो हमेशा हम लोग मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखते हैं, यानी O का मान तो हमेशा हम क्या लेते हैं पॉजिटिव ही लेते हैं। अब ये जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है सीधा बनता है, तो सीधा यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई भी हम लोग कैसे लेंगे तो धनात्मक लेंगे, यानी कि I और O दोनों का मान हम लोग कैसे लेंगे पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए अब जो अगर वस्तु हमारे पास 5 सेंटीमीटर है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 5 सेंटीमीटर से कम यानी छोटा ही बनेगा, यानी ऊपर हमेशा छोटा वैल्यू रहेगा और नीचे क्या रहेगा हमेशा बड़ा वैल्यू रहेगा। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे इसकी वैल्यू जो आ रही है वो हमेशा 1 से कम आएगी, हमेशा क्या आएगी 1 से कम आएगी, यानी कि इसको जब करेंगे तो 0.8 आएगा, क्या आएगा 0.8, और 0.8 क्या है 1 से कम है, यानी उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है हमेशा 1 से कम होता है, क्या होता है हमेशा भी 1 से कम होगा। आप इसको भी याद रखिएगा, समतल दर्पण के लिए आवर्धन 1 होता है और उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है 1 से कम होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। फोकस दूरी यानी एफ का मान कितना दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और दर्पण कौन सा बोला गया है फोकस दर्पण कौन सा बोला है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसा होता है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है पॉजिटिव होता है। तो एफ का मान 12 सेंटीमीटर दिया है, बोला कि दर्पण के उत्तल पृष्ठ की ओर उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी हमको आर का मान पूछा कि आर का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा। देखिए जो आर का मान होता है वो क्या होता है 2f के बराबर होता है, क्या होता है 2f के बराबर होता है, यानी 2 और इंटू एफ का मान कितना गया है तो 12 है, तो 12 में जब आप 2 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, यानी आर का मान कितना आ गया तो 24 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, तो 24 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा हम जब आपको प्रतिबिंब पढ़ाया था तो उसमें पहला कंडीशन ही पढ़ाया था जब वस्तु को हम लोग क्या रखें अनंत पर रखें तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा वास्तविक। तो वास्तविक तो उत्तल दर्पण के द्वारा बनता नहीं, तो वास्तविक जहाँ जहाँ दिखे उसको काट दीजिए, यानी पहला और चौथा ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए आभासी और आभासी, यानी कि पहला इन दोनों में कंडीशन सही दिया गया है। अब देखिए इसमें बोला है छोटा और इसमें बोला है बड़ा, यानी उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है तो छोटा बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ बोला है कि दो माध्यमों की, ठीक है, इसने क्या बोला गया है, दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होता है तो वह अपवर्तन कोण क्या होगा, क्या होगा, अपवर्तन कोण क्या होगा। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी प्रकाश किरण किसी भी तल पर जब भी लंबवत आएगा, ठीक है, तो अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होगा, जैसे आएगा वैसे ही लौट जाएगा, ठीक है, या अपवर्तन होगा तो जैसे जा रहा है वैसे ही ठीक आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो लंबवत वाले कंडीशन में हमेशा वो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा, कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा। यानी जब वो अपने मार्ग से विचलित होगा ही नहीं तो यानी कोई कोण बनाएगा नहीं, यानी अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। आप याद रखिएगा लंबवत वाले कंडीशन में परावर्तन हो या अपवर्तन हो, अब हमेशा इसका बीच एंगल कितना बनेगा, तो 0 डिग्री बनेगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है कि वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल आपको दे दी गई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे अपवर्तनांक दिया है 3/2। अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल बताइए क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए हमने आपको अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक किसका दिया है, कांच का अपवर्तनांक दिया गया है ना, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इधर क्या हो गया आपके पास, मान लीजिए एयर हो गया, और इधर क्या हो गया आपके पास, ग्लास हो गया, क्या हो गया, ग्लास हो गया। तो वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होगा क्या होगा, पहले हमने आपको बताया था कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, तो देखिए पहला माध्यम क्या है, वायु है ना, तो इसलिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। यही तो हमने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि जो 1 और 2 होता है वो क्या होता है, V1, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। और पहला माध्यम है क्या, वायु, और वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। और आपके पास दूसरा यानी कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, यानी V2 का मान आपसे पूछ रहा है, और अपवर्तनांक यानी कि 1 और 2 का मान कितना दिया गया, तो 3/2 दिया गया, कितना दिया गया, 3/2 दिया गया, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये अपवर्तनांक का मान हमारे पास कितना दिया गया, तो 3/2 दिया गया है, ठीक है। और वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी गई, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। और आपके पास कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, यानी कि V2 का मान आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इस 3 से ये 3 तो कट गया, अब इस 2 की लाकर इधर इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये V2 कहाँ होगा, इधर चला जाएगा। यानी जो V2 यानी कि कांच में जो प्रकाश की चाल हो जाएगी वो बराबर हो जाएगा कितना, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ दिया है कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वो बिंदु लेंस का कौन सा होगा। तो हमने आपको बताया था कि लेंस में के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित केवल एक ही ऐसा बिंदु है जहाँ से हम लोग प्रकाश किरण को भेजेंगे तो बिना किसी अपने मार्ग से सीधे निकल जाता है, ठीक है, सीधे आर पर चला जाएगा। वो कौन सा होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए वो पॉइंट कौन सा होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। यानी कि आप प्रकाशिक केंद्र से किसी भी प्रकाश किरण को भेजेंगे तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा, ठीक है, आगे निकल जाएगा। आप इस चीज़ को भी याद रखिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, तो इसमें से जो माध्यम विरल होगा इन सब की तुलना में उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। अब ये केरोसिन यहाँ पे क्या होता है, एक ऑयल होता है, फिर ये कांच भी क्या होता है, थोड़ा सा घना होता है, जल भी क्या होता है, घना होता है, और निर्वात क्या होता है, इसमें केवल वायु होता है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में ही सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन सब की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होगी, तो निर्वात में होगी, ठीक है। उसके बाद से किस में होगा, तो जल में होगा, और उससे थोड़ा सा कम किस में होगा, तो केरोसिन में होगा। सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे कम किस में होगा, कांच में होगा, ठीक है। आप याद रखिएगा जो जितना ज़्यादा घना होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, उतनी ही कम होगी। सबसे ज़्यादा घना क्या है, इन चारों में कांच है, ठीक है। उसके बाद से केरोसिन, उसके बाद से जल, और सबसे कम क्या है, निर्वात, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोला है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ठीक है। तो इसमें से पूछा कि इसमें किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो जो भी, ठीक है, इन चारों पदार्थों में जो सबसे ज़्यादा घना यानी कि जब से सबसे ज़्यादा जो कठोर होगा, सबसे ज़्यादा सघन होगा, उसमें क्या होगा, उसका अपवर्तनांक भी सबसे ज़्यादा अधिक होगा, ठीक है। तो आप देखिए इन सब में सबसे ज़्यादा कठोर कौन सा था, आप बोलेंगे हीरा, ठीक है, क्या है, हीरा। इन सब में सघन माध्यम कौन सा, हीरा है। यानी इसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किस में होगा, तो हीरे में होगा। तो हीरे का अपवर्तनांक इन सब चारों में सबसे अधिक है,
ठीक है। तो आप इसी से याद रखिए, जो जितना ज़्यादा घना है उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसा होता है, तो आप बोलेंगे कि धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। एफ का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। कैसा बनाता है, वस्तु के बराबर, अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है कि f का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ बोला कि एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब कैसे बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब, तो वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, तो वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कैसा होगी। देखिए इसने बोला है कि वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बना रहा है ना। और लेंस कैसा, उत्तल लेंस, हमारे ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा, इसका मुख्य अक्ष हो गया, क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये आपका प्रथम फोकस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, द्वितीय फोकस हो गया, क्या हो गया, F2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र का C1 और ये क्या हो गया, C2 हो गया। इसने बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, यानी फोकस दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दी गई, 10 दी गई है, तो ये भी लंबाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर से ये भी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए फिर हमने आपको बताया, इसने बोला कि वस्तु को और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो यहाँ बोला कि वस्तु के बराबर इसका प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर। इसमें केवल एक ही ऐसा कंडीशन है उत्तल लेंस में, जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर हो। कब, जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र पर, यानी वस्तु यहाँ पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे C2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा, C2 पर बनेगा। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो देखिए दूरी कितना है, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, यानी टोटल दूरी कितना हो गया, तो 40। यानी प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला क्या, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसने बोला है कि उत्तल लेंस के द्वारा, किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। तो देखिए उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनाना है, वास्तविक बनाना है, और उल्टा बनाना है, और बड़ा बनाना है। तो इसमें केवल हमने आपको जब पढ़ाया था तो एक कंडीशन आपको बताया था, जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, तभी हमारे पास प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है एवं बड़ा बनता है। तो देखिए वक्रता केंद्र को 2F से भी दिखाता है, देखिए लेंस के फोकस पर गलत, लेंस के वक्रता केंद्र, 2F का मतलब वक्रता केंद्र पर, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए लेंस के फोकस तथा द्वितीय फोकस, यानी द्वितीय फोकस नहीं, यानी कि वक्र 2F का मतलब वक्रता केंद्र, यानी कि लेंस के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, अब देखिए यहाँ से लेंस की क्षमता के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। तो हमने जो आपको कल की क्लास में लेंस की क्षमता वाली टॉपिक छूट गई थी, ठीक है, इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं, हमने कमेंट बॉक्स में लेंस की क्षमता के बारे में उसका जो भी चीज़ है वो हमने लिख दिया, उसका डेफिनेशन और उसको समझा भी दिया, ठीक है। तो आप उसके कमेंट बॉक्स में जाके लेंस की क्षमता को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलिए हम इसको आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ बोला है कि एक लेंस की क्षमता, ठीक है, कितना, +2 डायोप्टर है, क्या है, +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी, सेंटीमीटर। तो लेंस की जो क्षमता होती है इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं, और ये बराबर होता है 1/f के, और f क्या है, फोकस दूरी है, यानी कि क्षमता जो होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। f किस में होना चाहिए, f जो है हमेशा मीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो हमसे क्या बोला है कि इसकी फोकस दूरी हमको निकालना है, फोकस दूरी निकालना है, और इसकी क्षमता कितना दिया गया, 2 डायोप्टर, यानी P का मान हमारे पास कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। P का मान हमारे पास क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, और F का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो 1/f हो गया। तो F का मान आप जब निकालेंगे तो F = क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। लेकिन ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। और हमको निकालना किस में है, देखिए निकालना किस में है, सेंटीमीटर में। इसमें बोला है कि इसमें सेंटीमीटर में निकालना है। तो देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। जब इसमें 100 से आप गुणा करेंगे तो 2 से 100 को काटेंगे, कितना और कटेगा, 50 बार में, यानी कि इसकी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, एक अभिसारी लेंस। देखिए अभिसारी लेंस क्या होता है और अपसारी लेंस क्या होता है। अभिसारी लेंस हम लोग, ये उत्तल लेंस का दूसरा नाम है। क्या नाम है, उत्तल लेंस का दूसरा नाम, ठीक है। अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस, और अपसारी लेंस बोले तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसने बोला गया है
कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर, यानी एफ का मान कितना दिया गया है तो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और कैसा बोले उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसा होता है धनात्मक ही होता है, ठीक है। तो एफ का मान कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर हो गया। तो इस लेंस की क्षमता कितनी हमको ये बताना है, तो इस लेंस की क्षमता यानी पी का मान हमको बताना है कितना होगा, पी का मान कितना होगा हमको ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे फोकस दूरी कितना दिया 20 सेंटीमीटर दिया है, और हमने आपको क्या बताया कि फोकस दूरी किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में। तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, यानी 20 का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जब इस फोकस दूरी को मीटर में बदलेंगे तो 20 और अपान में क्या करेंगे 100 को जब रखेंगे तो इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, और 2 से 10 को काटेंगे कितना था 5 कट, यानी कि फोकस दूरी का मान कितना गया 1/5। फोकस दूरी का मान कितना गया 1/5। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए एफ का मान हमने निकाला, एफ का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि फोकस दूरी हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, तभी जाके हम लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। अब देखिए लेंस की क्षमता यानी पी का मान हमको निकालना है, और P बराबर क्या होता है 1/f होता है। P का बराबर मान कितना है तो 1/f के बराबर होता है, और f का मान भी कितना दिया गया तो 1/5 दिया गया। कितना दिया 1/5। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला कितना आने वाला है 5 डायोप्टर। डी का मतलब डायोप्टर, यानी कि +5 डायोप्टर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोला किस लेंस का हम लोग यूज करके उस वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो हमने आपको बताया उत्तल लेंस में केवल पॉसिबल है, किसमें पॉसिबल है उत्तल लेंस में। हम जब उत्तल लेंस में आपको एक कंडीशन बताते हैं कब, जब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा गया, वस्तु कहाँ रखा गया हो प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में हो, तो उसका आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब हम लोग क्या करते हैं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंस कौन सा होगा उत्तल लेंस। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, किसी शब्दकोश यानी किसी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करें। देखिए अब छोटे हम अक्षर क्या हमारे पास डिक्शनरी में छोटे छोटे लिखे होते हैं, तो हम ऐसा लेंस का यूज़ करेंगे जिससे हमें वो अक्षर क्या दिखाई दे बड़े दें, यानी उसका प्रतिबिंब कैसा बने बड़ा बने। अब देखिए छोटे का अब देखिए एक मिनट, यहाँ बोला गया है कि हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो हमको ये बताना है। अब देखिए जो भी डिक्शनरी में शब्द लिखे गए होते हैं वो छोटे छोटे लिखे होते हैं, तो हम ऐसे लेंस का यूज करेंगे ताकि हमें वो सारे छोटे शब्द कैसे दिखाई दें बड़े दिखाई दें। अब ये अवतल लेंस में तो हमेशा हमको छोटा प्रतिबिंब मिलता है, यानी अवतल लेंस का तो यूज हम यहाँ पे हम नहीं करेंगे। उत्तल लेंस में केवल एक ही ऐसा कंडीशन है जब हमारे पास क्या होता है बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। कौन सा दिखता है वो कंडीशन कौन सा है, जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखें ध्रुव प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच रखें, यानी कि लेंस के काफ़ी ज़्यादा करीब रखें। अब ठीक है, तो यानी कि देखिए हम ऐसे में कौन सी किसका यूज़ करेंगे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, यानी तो दूरी यहाँ पे क्या होता है कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग छोटी दूरी लेंगे। देखिए उत्तल लेंस ही तो लेंगे, अवतल लेंस तो ले नहीं सकते क्योंकि अवतल लेंस में छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए इसको हम लोग काट देंगे। अवतल लेंस वाले सारे दोनों ऑप्शन को क्या करेंगे काट देंगे। अब उत्तल लेंस वाले 2 ऑप्शन बचे थे, और उत्तल लेंस में भी एक था यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, एक में था 5 सेंटीमीटर, तो ये तो 50 सेंटीमीटर काफ़ी बड़ी दूरी हो जाती है, इसलिए ये पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितनी है 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ का मान हमारे पास कितना दिया गया है, तो एफ का मान आप देखेंगे 15 सेंटीमीटर दिया है, और ये कैसा दिया प्लस में दिया है, कहते हैं पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक होता है, ठीक है। अब देखिए इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु यानी यू का मान कितना दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर दे दिया गया है। कितना दिया 30 सेंटीमीटर, ये यू का मान क्या होता है निगेटिव होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब यानी कि भी का मान हमसे पूछा कि भी का मान क्या होगा, ठीक है। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो चलिए प्रतिबिंब का नाम मान निकाल लेते हैं दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र के हिसाब से हम लगाएंगे तो 1/f का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। आप ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 1/में भी का मान हमको निकालना है तो इसको ऐसे रहने देंगे, और माइनस क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/में u का मान कितना -30, तो माइनस माइनस मिले क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और u का मान कितना होगा तो 30 हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग 30 वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 1/15 माइनस 1/में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, इक्वल टू 1/में v हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/में v। अब देखें यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 15 है, तो हम क्या करेंगे नीचे दोनों को सेम करेंगे, तो इसके लिए इसमें हम दोनों साइड ऊपर नीचे क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा।
15 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 30 हो गया और यहाँ भी 30 हो गया, और 2 में से जब एक को आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/30, और बराबर में क्या हो जाएगा 1/v, यानी v का मान कितना निकल गया तो 30 आ गया। कितना आ गया 30 आ गया। और देखिए v का मान कैसा आया तो पॉजिटिव आया, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र के राइट साइड में बनेगा। कहाँ बनेगा राइट साइड में बनेगा। अब देखिए आपको मालूम है कि उत्तल लेंस में अगर प्रतिबिंब राइट साइड में बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखिए वस्तु की दूरी भी क्या दी थी 30 सेंटीमीटर, अब प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी आई तो 30 सेंटीमीटर आई। ठीक है, यानी जितनी दूरी पर वस्तु प्रकाशिक केंद्र से जितनी दूरी पर वस्तु रखा गया है तो प्रकाशिक केंद्र से उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसमें केवल एक ही ऐसा कंडीशन है जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखें वक्रता केंद्र यानी कि 2F पर रखें। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर हमको बताना है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर कहाँ रखें वस्तु की ओर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उल्टा तथा वस्तु के आकार का बनेगा। ये बोला वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वस्तु की ओर प्रतिबिंब नहीं बनता। यहाँ पे लेंस है तो यहाँ पे वस्तु को हम लोग अगर लेफ्ट साइड में रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है राइट साइड में बनता है। कहाँ बनता है राइट साइड में बनता है। ठीक है, अब यहाँ बोले 30 सेंटीमीटर वस्तु के दूसरी ओर, वस्तु के दूसरी वस्तु इधर है तो इसके दूसरी ओर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा दूसरी ओर कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा, तो वास्तविक बनता है। और कैसे बना उल्टा, देखिए उल्टा ही बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। अवतल लेंस किसके लिए प्रयोग में आता है तो देखिए आवर्धन लेंस के लिए, कार के पीछे की ओर वस्तु को देखने के लिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, देखिए साधारण कैमरा में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम क्या करते हैं चश्मों में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी हम इसके बाद से जो आगे वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ह्यूमन आई मानव नेत्र, तो उसमें हम इसके पीछे का आपको रीजन समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस आप इन्हें जान जाइए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए आगे का क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, एक अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है तो आप बोलेंगे हमेशा आभासी बनता है, तो जहाँ वास्तविक दिखे उसको काट देते, चारों में आभासी दिया। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है तो छोटा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है छोटा, तो जहाँ जहाँ आपको बड़ा दिखेगा उसको काट दीजिए। बड़ा इन दोनों में दिख रहा है तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया कट गया। और ये छोटा ये दोनों हो गया। अब देखिए प्रतिबिंब कैसा बनता है सीधा बनता है, यहाँ पे क्या दीजिए उल्टा बोला तो इसको भी काट दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। और देखिए आज की वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे जो आपके पेपर में आ सकते हैं और जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं वो सारे प्रश्न हमने आपको करा दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगला वीडियो जो ले आने वाले हैं आपके लिए वो मानव नेत्र का लाने वाले हैं। मानव नेत्र वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे और उसको भी हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये जब हम सारे चैप्टर का वन शॉट वीडियो कंप्लीट करा देंगे उसके बाद से आपके एग्जाम से पहले हम कम से कम आपके पास 10 मॉडल पेपर भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और अपने प्रैक्टिस को जारी रखिएगा।